नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लिया गया है और जो क्लास 6 से 12 तक कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिसंचरण। तो उस प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, जिसमें एंजाइम की सहायता से भोजन के जटिल अणु छोटे छोटे अर्थात सरल अणुओं में टूट जाते हैं। किसके मदद से? तो एंजाइम के मदद से। एंजाइम के मदद से जिस क्रिया को हम कहते हैं क्या चीज़? तो पाचन कहते हैं, पाचन। क्वेश्चन नंबर आगे दूसरा, दो में कह रहा है निम्न में कौन मनुष्य में के पाचन तंत्र का भाग है? मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग, ऑप्शन ए आहार नाल, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी पाचक ग्रंथियाँ, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। आहार नाल भी पाचन तंत्र का भाग है और पाचन ग्रंथि भी, क्योंकि पाचन ग्रंथि से कई प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 3, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 7.5 मीटर। तो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई जो होती है वह 9 मीटर के लगभग होती है। वैसे मनुष्य में आहार नाल की लंबाई करीब 8 मीटर से 10 मीटर के बीच होता है, 8 मीटर से 10 मीटर के बीच। क्वेश्चन नंबर आगे 4 में कह रहा है मनुष्यों में आहार नाल डैश से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए मुख, ऑप्शन बी गर्दन, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी छोटी आंत। आहार नाल जो है वह मनुष्य में मुख से शुरू होती है और बड़ी आंत के भाग गुदा अर्थात एनस में जाकर के ख़त्म हो जाती है, एनस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख। और याद रखना है कि मुख में ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख से ही पाचन स्टार्ट होता है, मुख से ही। और पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है? तो याद रखना है छोटी आंत में पाचन की क्रिया जाकर के पूर्ण होती है, अंततः पूर्णतः भोजन का पाचन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 5 में कह रहा है मनुष्यों में आहार नाल का भाग है। ऑप्शन ए में मुखगुहा, ऑप्शन बी में ग्रास नली, ऑप्शन सी में अमाशय, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो ये सभी मुखगुहा, ग्रास नली, अमाशय ये सभी आहार नाल के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? तो मुख गुहा में उपस्थित नहीं है जीभ, ये तो हैं, दांत ये भी हैं, रस संवेदी ग्राही अर्थात लार ग्रंथि ये भी हैं, और हमारे मुख गुहा में एपिग्लोटिस स्थित नहीं है। तो यह कहाँ होता है? तो ग्रासनी में एपिग्लोटिस अर्थात ग्रास नली में एपिग्लोटिस होता है स्थित, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर आगे 7, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? ऑप्शन ए में अग्रभाग, ऑप्शन बी में पश्च भाग, ऑप्शन सी में बगल के भाग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। मीठे स्वाद का जो पता चलता है वह अग्रभाग से पता चलता है। मीठे स्वाद का पता अग्रभाग से पता चलता है। यदि हम बात करें जीभ के किन किन भागों से क्या क्या पता चलता है, तो हम कहें अग्रभागों से मीठे स्वाद का पता चलता है, मीठे स्वाद का। यदि हम कहें साइड के भागों से, दोनों तरफ के साइड के भाग से जो है, साइड के भाग से हमें सॉल्टी अर्थात नमकीन का पता चलता है। फिर इसी तरह और भी हम आगे जाकर के साइड के भाग से पता करें, इससे हमें खट्टा अर्थात सावर महसूस होता है। और सबसे लास्ट भाग जो होता है, सबसे लास्ट भाग यहाँ करवा अर्थात बीटर का अनुभव होता है। करवा अर्थात बीटर का अनुभव होता है, बीटर। और जीभ के ऊपर दाने दाने जैसी कई रचनाएं होती हैं, इसी रचना को हम कहते हैं स्वाद कलियाँ कहते हैं। जीभ के ऊपर दाने दाने जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्वाद कलियाँ। क्वेश्चन नंबर आगे 8, मनुष्य के दांत होते हैं, तो मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं? थिकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट या सभी? तो मनुष्य के दांत जो होते हैं इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आगे 9 में कह रहा है अगर सोनू के पास
दूध के दांत हैं तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो सोनू के पास दूध की दांत हैं तो इसकी संख्या ऑप्शन ए में 22, बी में 32, सी में 20, डी में 32। तो दूध के दांतों की जो संख्या होती है, दूध की दांतों की संख्या वह 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती हैं, जिसे हम अस्थाई दांत भी कहते हैं। अस्थाई दांत इसे ही कहते हैं। अर्थात हमसे यह भी पूछा जाए कि अस्थाई दांतों की संख्या, तब पर भी हमें 20 ही कहना है। जबकि अस्थाई दांत जो वयस्क अवस्था में होते हैं उसकी संख्या 32 होते हैं। अस्थाई दांत की संख्या 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20। क्वेश्चन नंबर आगे 10। एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए अस्थाई दांत होते हैं, ऑप्शन बी अस्थाई दांत होते हैं, ऑप्शन सी इनमें 32 दांत हो सकते हैं, ऑप्शन डी में कि ये हेटेरोडोंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हैं ये अस्थाई होते हैं। अर्थात वयस्क अवस्था में जो भी दांत होते हैं वे क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती हैं? तो 32 होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे जीवन काल में टोटल जो दांत होते हैं 20 दूध के दांत और वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं, जिसको टोटल मिलाकर हम कहें तो 52 दांत आते हैं हमारे पूरे जीवन काल में। क्वेश्चन नंबर 11। दूध के दांत में अनुपस्थिति होते हैं। दूध के दांत में किसकी अनुपस्थिति होते हैं? कृंतक का, रदनक का, अग्रचवर्णक का, चवर्णक का। तो दूध के दांत में अग्रचवर्णक अर्थात प्रीमोलर नहीं होते हैं। दूध के दांत में प्रीमोलर जो होते हैं वह नहीं पाए जाते हैं। और प्रीमोलरों की संख्या की यदि हम बात करेंगे तो प्रीमोलर की जो संख्या होती है वह 8 होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 12 में कह रहा है यदि दंत सूत्र जो हैं दंत सूत्र I22, C11, PM22 और M33 हैं तो मनुष्य में कुल कितने कृंतकों की संख्या है? कुल कृंतकों की संख्या कितनी है? तो कृंतकों की जो संख्या होती हैं वह 8 होती हैं। कृंतकों की संख्या 8। यदि हम बात करें कृंतक अर्थात इंसाइजर की बात करें, इंसाइजर की हम बात करें तो वह 8 होती हैं। यदि हम कैनाइन अर्थात रदनक की बात करें तो वह 4 होती हैं। यदि हम अग्रचवर्णक अर्थात प्रीमोलर की बात करें प्रीमोलर तो इसकी संख्या 8 होती हैं। यदि हम मोलर चवर्णक की बात करें तो इसकी भी संख्या 12 होती हैं। तो 12 8 20, 20 8 28, 4 32, टोटल दांत 32 होते हैं, जिसमें इंसाइजर 8 होते हैं। कैनाइन जिसको हम रदनक भी बोलते हैं वह 4 होते हैं। प्रीमोलर की संख्या 8 होती हैं और मोलर की संख्या 12 होती हैं। जिसमें पूछा क्या गया है तो कृंतकों की संख्या पूछा गया है, तो कृंतकों की संख्या ऑप्शन ए 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे 13 में कह रहा है मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार आते हैं? तो पूरे जीवन काल में एक बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 8, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो पूरे जीवन काल में 12 दांत होते हैं जो एक ही बार आते हैं, जिसको हम चवर्णक और अग्रचवर्णक अर्थात मोलर कहते हैं, जिसको हम मोलर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मोलर पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 14 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन मोनोफाइडेंट है? ऑप्शन ए में अक्ल के दांत, ऑप्शन बी में अग्रचवर्णक, ऑप्शन सी में कृंतक, ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए और बी अक्ल की दांत भी और अग्रचवर्णक जिसको हम प्रीमोलर भी कहते हैं। ध्यान रखना है मोलर को ही जनरली बोला जाता है अक्ल की दांत, मोलर को ही अक्ल की दांत बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 15 में कहता है सामान्यतः अक्ल की दांत निकलती हैं, कब निकलती हैं? तो जनरली 15 से 17 वर्ष की आयु के बाद जो है 15 से 17 वर्ष की आयु के बाद अक्ल का दांत निकलता है। ऑप्शन ए में है 10 वर्ष, ऑप्शन बी में है 12 वर्ष, ऑप्शन सी में 16 वर्ष, ऑप्शन डी में है 18 वर्ष। तो 15 से 17 वर्ष के बाद कहें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन डी 18 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर आगे 16 में कहता है निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग है?
कौन सा दांत का भाग है? तो शिखर भी दांत का भाग है, ग्रीवा भी है, जड़ भी है, तथा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आगे की बात हम करें 17 नंबर में। 17 में कह रहा है दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, नेक कहते हैं, क्राउन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो उस भाग को हम कहते हैं क्राउन। क्राउन अर्थात शिखर। क्राउन अर्थात शिखर हम उस भाग को कह देते हैं जो ऊपर निकला हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 18। 18 में कह रहा है प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे डेंस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मज्जा गुहा या पल्प कैविटी, डेंटाइन, इनामेल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मज्जा गुहा अर्थात पल्प कैविटी जो है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा जो हल्के पीले रंग के पदार्थ का डेंस का बना होता है। तो दांत का अधिकांश हिस्सा जो है वह किसका बना होता है? इनामेल, डेंटाइन, हड्डी, लोहा। यदि हम बात करें इसका आंसर तो ऑप्शन बी डेंटाइन होगा, जो हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है जिससे हमारे दांत का अधिकांश भाग बना होता है। यदि हम कहें तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग की बात करें, सबसे कठोर भाग, तो वह हमारा होता है दांत का इनामेल, सबसे कठोर भाग। हड्डी की बात करें तो हड्डी भी कठोर होता है, लेकिन यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और प्रोटीन का बना होता है। जनरली कैल्शियम फॉस्फेट और प्रोटीन का बना होता है हमारा हड्डी। यदि हम लोहा की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 26 होता है, और लोहा किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में, हमारे हीमोग्लोबिन में जो है वह लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आगे 20। क्वेश्चन नंबर 20, डेंस दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाए रखता है। ऑप्शन ए में है डेंटाइन, बी में इनामेल, सी में पल्प कैविटी, और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनामेल। इनामेल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे 21 में कह रहा है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? हड्डी, डेंटाइन, इनामेल, या स्टेप्स। हम अभी बताए थे कि हमारे दांत का इनामेल जो है, दांत का इनामेल वह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। हड्डी भी कठोर है, जो किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट और प्रोटीन का बना होता है। यदि हम बात करें, यहाँ एक वर्ड आया है स्टेप्स, जो कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी, और यह सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेप्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 22 में कह रहा है मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक ऑप्शन ए दांत का इनामेल, ऑप्शन बी दांत का डेंटाइन, ऑप्शन सी हड्डी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड्डी। एक कठोर उत्तक माना जाता है हड्डी को। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें 23 में कह रहा है हमारे दांत का इनामेल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? दांत का इनामेल और डेंटाइन किससे बना होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और कार्बन, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस से, कैल्शियम और फास्फोरस से। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है 24 में विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कृंतक काटने का काम, रदनाक चीरना और फाड़ने का काम, चवरनाक पीसने और चबाने का काम, डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृंतक का काम होता है काटना, रदनक का चीरना और फाड़ना, और चवरनक का काम होता है पीसना और चबाना। क्वेश्चन नंबर आगे 25 में कहता है मुख गुहा एक छोटी डेंस में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। ऑप्शन ए में ग्रासिका, बी में ग्रासनी, सी में निगल द्वार, डी में कंठ द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रासनी में खुलता है, ग्रासनी में। क्वेश्चन नंबर आगे 26 में कह रहा है डेंस भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकता है। श्वास नली में जाने से रोकता है। ऑप्शन ए एपिग्लोटिस, बी में ग्लेट, सी में ग्लोटिस, डी में इनमें से कोई नहीं।
तो भोजन को श्वास नली में जाने से एपिग्लोटिस रोकता है, एपिग्लोटिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? मुखगुहा में, इसमें तो होती है, पाचन की क्रिया शुरू ही यहीं से होती है, मुखगुहा से ही। और ग्रासनली में, ऑप्शन सी में अमाशय में, ऑप्शन डी में छोटी आंत में। छोटी आंत में भी पाचन की क्रिया पूर्ण रूपेण हो जाती हैं। अमाशय की बात करें तो अमाशय में भी पाचन होता है। किन किन पोषक पदार्थों का? तो हम कहते हैं प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और वसा अर्थात फैट का पाचन होता है। इन तीनों का पाचन जो है वह हमारे अमाशय में होता है। किंतु यदि हम बात करें ग्रास नली में, तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 29 में कहता है बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसके दीवार में शीतलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए काइम, ऑप्शन बी भोज्य तरंग, ऑप्शन सी क्रमाकुंचन, ऑप्शन डी संकुचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमाकुंचन, ऑप्शन सी क्रमाकुंचन। क्वेश्चन नंबर आगे 30, अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी जे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जे के समान दिखता है अमाशय। क्वेश्चन नंबर आगे 31, निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए कार्डियक, ऑप्शन बी पाइलोरिक, ऑप्शन सी फंडस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पाइलोरिक भाग, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर आगे 32 में कहता है जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुखगुहा से या अमाशय से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय से। जठर ग्रंथि डैश स्रावित करता है? एमाइलेज, जठर रस, बाइल या इंसुलिन। तो जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करता है, जिसमें मुख्य रूप से HCl, पेप्सिनोजीन होता है और यदि हम कहें तो म्यूकस भी होता है। 3 चीज़ होता है, HCl, पेप्सिनोजेन और म्यूकस होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 34 में कहता है जठर रस के संदर्भ में कौन औषधि है? जठर रस के संदर्भ में कौन औषधि है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह हल्के पीले रंग का होता है, इसका pH परास 1.2 से 3 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जठर रस जो है क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है जठर रस। क्वेश्चन नंबर आगे 35 में कह रहा है जठर रस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या हम कहते हैं म्यूकस का या पेप्सिनोजीन का या प्रेरिनीन का। तो हम अभी जस्ट बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और पेप्सिनोजेन का मिश्रण होता है, अर्थात ABC। लेकिन इसमें एक और एंजाइम आता है जिसको हम रेनिन भी कहते हैं, जो खास करके बच्चों में निकलता है। रेनिन जो क्या करता है? तो दूध का पाचन बच्चों में करता है। तो रेनिन एंजाइम क्या चीज़ का पाचन करता है? तो दूध का पाचन। इस कारण इसका राइट आंसर जो है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, ABCD और चारों। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? ग्लोबुलेट कोशिका, ऑक्जेटिक कोशिका या पेप्टिक कोशिका या बेसिल कोशिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉबलेट कोशिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे 37 में कह रहा है जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य काम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य काम क्या है? यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। बी में है यह भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को नष्ट कर देता है
ऑप्शन नंबर सी में है यह भोजन को मुलायम बनाता है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इसका सभी काम है, यह भोजन को मुलायम भी बनाता है, यह हमारे शरीर में आए हुए रोगाणुओं को कीटाणुओं को मारता भी है और यह एंजाइम निकालने के लिए सक्रिय भी करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 38, निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? ऑप्शन ए में पेप्सिन, ऑप्शन बी में HCl, ऑप्शन सी में रेनिन, ऑप्शन डी में ए और सी दोनों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए और सी दोनों। पेप्सिन और रेनिन दोनों प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो पाचन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 39, जठर रस में उपस्थित नेज कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है? विटामिन सी, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12। विटामिन नंबर 40, अमाशय डैश भोजन का ग्रहण करता है। अमाशय में यदि भोजन जाता है तो वह कितने देर तक रहता है? 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 से 5 घंटे, ऑप्शन डी 4 से 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर आगे 41 में कह रहा है कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख गुहा से, अमाशय से, छोटी आंत से, इलियम में। तो मुख गुहा से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 42 में कह रहा है निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है? किसका पाचन हमारे मुख से शुरू होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट अर्थात स्टार्च का पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो बचे हैं, बाकी सबका पाचन जो होता है वह हमारे छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में बाकी का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें 43 में कहता है कि हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो हम अभी तुरंत बताए थे, प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वह कहाँ से? तो छोटी आंत से स्टार्ट होता, सॉरी प्रोटीन का पाचन जो होता है वह हमारे अमाशय भाग से शुरू होते हैं और पूर्णतः पाचन जो होते हैं वह छोटी आंत में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है अमाशय में अंततः पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? अमाशय से जो खाना छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोलस, काइम, काइल या मोनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 45, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है करीब 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर आगे 46 में कह रहा है छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और एक होता है इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। इसमें ग्रहणी सबसे पहला भाग होता है जिसे हम ड्यूडेनम भी कहते हैं, जिसे हम ड्यूडेनम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 47 में कहता है मानव शरीर में ड्यूडेनम अर्थात ग्रहणी की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? यू के जैसा, सी के जैसा, एल के जैसा, जे के जैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी के जैसा इसका आकार होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 48, मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख गुहा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में खाना का पूर्णतः पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? एसोफेगस, ट्रेकिया, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो मानव शरीर का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर आगे 50 में कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया डैश में समाप्त होती है? छोटी आंत में, बी में बड़ी आंत में, सी में बड़ी आंत के रेक्टम में, डी में छोटी आंत के सीकम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर आगे 51 में है छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलियम, जिसमें भोजन का पूर्णतः पाचन होता है। भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत के इलियम में ही होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 52,
इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्यूबोलस, विलाई, रेक्टम, फंडस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलाई, जिसको हम रसांकुर भी कहते हैं, रसांकुर भी कहते हैं, या इसी को हम दीर्घरोम भी बोलते हैं, दीर्घरोम। तो पूछेगा आप कि रसांकुर कहाँ पाए जाते हैं, तो छोटी आंत के भाग विलाई में। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? अवशोषण सतह को बढ़ाना, अवशोषण सतह को कम करना, वसा को पचाना, प्रोटीन को पचाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशोषण सतह को बढ़ाना, जिससे भोजन यहाँ पूर्णतः पाचित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 54 में जो है कहता है छोटी आंत में एंजाइम की सक्रियता के लिए डैश की आवश्यकता होती है? उदासीन माध्यम, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आगे 55 में कह रहा है बड़ी आंत का कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रेक्टम, ऑप्शन बी कोलन, ऑप्शन सी सीकम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीकम जो है वह जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें यदि हम 56 में कहता है अवशेषी अंग अपेंडिक्स जिसकी रचना एक उंगली के समान होती है किसका भाग है? बड़ी आंत के सीकम का, बड़ी आंत के कोलन का, बड़ी आंत के रेक्टम का, छोटी आंत के इलियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ी आंत के सीकम का। क्वेश्चन नंबर आगे 57 डैश भोजन को वापस बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ कोलन, ऊपरगामी कोलन, अधोगामी कोलन, इलियोसिकल वाल्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलियोसिकल वाल्व होता है जो भोजन को जाने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं है? भोजन का पाचन, बी में है जल का अवशोषण, सी में है खनिज और औषध का अवशोषण, डी में श्लेष्म का स्राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन इसका काम नहीं है, वह किसका है? तो छोटी आंत का, छोटी आंत का काम है भोजन का पाचन। क्वेश्चन नंबर आगे 59 में कह रहा है पाचन की क्रिया में उपचयित और अनअवशोषित पदार्थों को क्या कहा जाता है? बोलस, काइन, मल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल। जो अवशेषी पदार्थ होते हैं उसको मल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 60 अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह डैश में रहता है? तो मल त्यागने से पहले तक यह किस में रहता है? सीकम में, मूत्राशय में, मलाशय में, गुदा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलाशय में, मलाशय में। क्वेश्चन नंबर आगे 61 में कह रहा है डैश मलाशय का द्वार है जो शरीर के बाहर की ओर खुलता है? ए में है गुदा, बी में मूत्रमार्ग, सी में गॉल ब्लैडर, डी में मूत्राशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुदा अर्थात एनस। क्वेश्चन नंबर आगे 62 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड ग्रंथि जो है यह भोजन को पचाने वाला किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं निकालता है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? अमाशय में, छोटी आंत में, मुख गुहा में, जांघ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। ब्रूनर्स ग्रंथि छोटी आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 64 में कहता है डैश में प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? ड्यूडेनम में, अमाशय में, मुख गुहा में, या सभी में। किसमें प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख गुहा में। तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वह मुख गुहा में होता है। कार्बोहाइड्रेट, या इसी को हम कहते हैं स्टार्च, इसका पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 65 में कहता है एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? 0.5 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 3 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 लीटर अर्थात 1.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर आगे 66 मुख गुहा में लार की पीएच मान जो है लगभग कितनी होती हैं? 1.8, 2.8, 6.8 या 8.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.8, लगभग 7 के आसपास होता है।
क्वेश्चन नंबर आगे, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो ऑप्शन ए एमाइलेज या टाइलिन, ऑप्शन बी लाइसोजाइम, ऑप्शन सी पित्त, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। तो लार में एमाइलेज अर्थात टाइलिन एंजाइम होता है जो किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 68 में कहता है डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होते। मुख गुहा में, छोटी आंत में, अमाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय में। अमाशय में कोई पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी जठर लाइपेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेनिन। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए में पेप्सिन, बी में ट्रिप्सिन, सी में कार्बोऑक्सीपेटीज, डी में HCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम बदलता है। क्वेश्चन नंबर आगे 71 में कहता है निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह है। ऑप्शन बी इसका वजन 1.5 से 2 kg है, यह बात भी सही है। ऑप्शन सी यह पित्त रस को स्रावित करती हैं, यह बात भी है। ऑप्शन डी यह ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, नहीं यह बात गलत है। तो इसका मतलब यही रहे आंसर जो है हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 72, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से, अमाशय से, यकृत से, छोटी आंत से। तो पित्त रस जो है वह यकृत से स्रावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 73, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ संचित रहता है? मूत्राशय में, पित्ताशय में, मलाशय में, अग्नाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में संचित रहता है। अग्नाशय में संचित नहीं रहता है, पित्ताशय में संचित रहता है, पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर आगे 74, मनुष्यों में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है? पित्त, इसका pH मान 7.7 से 8.4 होता है। यह प्रतिदिन 600 ml से 1 लीटर तक बनता है। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है। या ऑप्शन डी यह वसा का पाइसीकरण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यह वसा का जो है पाइसीकरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आगे 75 की यदि हम बात करें तो निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है? जल पाया जाता है, पित्तवर्णक पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इनमें सभी। तो ये सभी जो हैं पित्त रस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 76 में कहता है निम्न में से किससे बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? जठर रस में, पित्त रस में, आंत रस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्त रस में। इसी बिलिरुबिन के कारण मल का रंग जो होता है वह पीला होता है, बिलिरुबिन के कारण ही। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें यदि हम 77 में कहता है निम्न में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण करना और उसको संचित करना। ऑप्शन बी में विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना। ऑप्शन सी में वयस्क में आरबीसी का निर्माण करना। और ऑप्शन डी में है फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह यकृत का काम नहीं है कि वयस्कों में आरबीसी का निर्माण करना। वयस्कों में आरबीसी का निर्माण यकृत नहीं करता है बल्कि अस्थि मज्जा करता है, जिसको हम लोग बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो जो है रक्त का निर्माण करता है, जबकि आरबीसी का निर्माण जो यकृत करता है, यकृत जो आरबीसी का निर्माण करता है वह बच्चों में करता है, बच्चों में। क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें हम 78, तो कहता है मानव शरीर के किस भाग और उसकी आकृति से संबंधित गलत संकेत दिया गया है? पित्ताशय नाशपाती के आकार के जैसा, अमाशय जे के आकार के जैसा, ड्यूडेनम सी के आकार के जैसा, और लीवर जो है एल के आकार के जैसा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, तो लीवर का आकार एल जैसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि मनुष्यों में अमाशय के संदर्भ में कौन सा असत्य है? यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यही बात जो है यह गलत है।
यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। यह ग्रहणी के घेरे हुए एक पीले रंग का भाग होती है। तो यह बात गलत है कि यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती हैं वह यकृत होती है। यकृत यकृत यज्ञाशय नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 80 में कहता है लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? यकृत में, बड़ी आंत में, किडनी में, अग्नाशय में। तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिका पाई जाती हैं वह अग्नाशय में पाई जाती हैं। अग्नाशय में विशेष प्रकार के इसमें कोशिकाओं की एक समूह होती हैं जिसको हम लैंगरहैंस की द्वीपिका कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के कोशिका होते हैं, अल्फा, बीटा और एक गामा होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन हार्मोन और बीटा से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन। इसी इंसुलिन की कमी के कारण व्यक्ति में मधुमेह रोग होता है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज नामक रोग होता है। और गामा कोशिका जो होता है, गामा कोशिका, इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आगे 83 डैश के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदलता है। डैश अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लूकोजन में बदलता है। तो इसका राइट ऑप्शन एम है ग्लूकागॉन हार्मोन, ऑप्शन बी में इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन सी में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर आगे 84 में कहता है जंतु स्टार्च के रूप में किसे माना जाता है? ग्लूकोज को, लैक्टोज को, ग्लाइकोजन को या सुक्रोज को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन को। क्वेश्चन नंबर आगे 85 जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन या सोमेटोस्टेटिन हार्मोन? इसका राइट आंसर होगा ग्लूकागॉन बदलता है ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर आगे 86 में कहता है इंसुलिन की कमी से डैश नामक रोग होता है। तो हम अभी जस्ट बताए थे इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से जो होता है वह मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर आगे 87 में कहता है अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन औसत्य है? यह क्षारीय होता है, यह अम्लीय होता है। यदि हम कहें तो अग्नाशयी रस जो होता है वो क्षारीय होता है बल्कि अम्लीय नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आगे की यदि हम बात करें 88 में कहता है अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाला पाचक एंजाइम क्या है? अग्नाशयी रस में कौन सा पाचक एंजाइम होता है? ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें सभी प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन भी, एमाइलेज भी, लाइपेज भी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 89 में कहता है अग्नाशयी एंजाइम और उसके कार्य का गलत मिलान कीजिए। ऑप्शन ए में है ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन, सही है। ऑप्शन डी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यह भी सही है। ऑप्शन सी लाइपेज, वसा का पाचन, यह भी सही है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का और लाइपेज वसा का पाचन करता है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे की बात यदि हम करें 90 निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचक नहीं है? प्रोटीन पाचक ऑप्शन ए इरेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी लाइपेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइपेज। ऑप्शन डी लाइपेज हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन ए में माल्टोज, बी में लैक्टोज, सी में सुक्रोज, डी में इरेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इरेप्सिन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर आगे 92 मनुष्यों में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है? अंतिम पाचन अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत में। अंतिम पाचन जो होता है, पूर्ण जो पाचन होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर आगे जो है 93 में कहता है उस नलिका को क्या कहते हैं जिससे पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडियम में पहुंचते हैं? पित्त नलिका, अग्नाशयी नलिका, यकृत अग्नाशयी नलिका या लोकल नलिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशयी नलिका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94 में कहता है वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है?
मुख-गुहा में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में ही वसा का पाचन, उसके बाद प्रोटीन का पाचन, उसके बाद यदि हम बात करें वसा प्रोटीन का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 95 में है कि अमाशय रस में होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। क्वेश्चन नंबर आगे 96 में कह रहा है सक्कस एंटीरिकस नाम दिया गया है किसको? इलियम और बड़ी आंत के संधि स्थल के लिए, आंत रस के लिए, आहार नाल में सूजन के लिए, अपेंडिक्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंत रस के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे 97 में कहता है निम्नलिखित में गलत संबंध को चुनें। ऑप्शन ए लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, वसा का पाचन लाइपेज, स्टार्च का जल अपघटन जो है वह पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख, दांत, यकृत, फेफड़ा। तो पीलिया किसमें होता है? दांत में। दांत का पीला हो जाना ही पीलिया का लक्षण होता है, तो पीलिया हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आगे 99 में कहता है कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित हैं? यकृत से, हृदय से, अमाशय से, आँख से। तो कुफर कोशिकाएं जो हैं वह यकृत से संबंधित अर्थात लीवर से संबंधित है, लीवर से। क्वेश्चन नंबर 100, जब मनुष्य में पाचन समाप्त होता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सा सही मिलान नहीं है? वसा, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सेल्यूलोज, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा सेल्यूलोज, ग्लूकोज।